बच्चा आपको कुछ बताने की कोशिश करता है तो उस चीज़ को निगलेक्ट ना करें। बच्चे को कहते ज़रूर हैं कि हम दोनों को सेम तरीके से पाल रहे हैं। हम अपनी लड़की को बहुत केयर और प्रोटेक्शन के साथ पालते हैं, उतना केयर प्रोटेक्शन हम अपने लड़के को नहीं देते जितना अपनी लड़की को देते हैं। लेकिन बचपन से ही बच्चे को ये चीज़ सिखा देना कि तुम परिवार तुम्हें चलाना है, तुम ताकतवर बनो, मजबूत बनो। ऐसे में उस लड़के के साथ अगर कोई अपराध होता है तो वो नहीं बताएगा। अब्यूज़र क्या करता है, वो सबसे पहले बच्चे को तैयार करता है। वो एकदम से कोई भी व्यक्ति किसी के साथ आके रेप नहीं करके जाता। बच्चों को आवाज़ उठानी सिखाते हैं कि उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी है और जो गलत है उसी के खिलाफ आवाज़ उठानी है। हाय हेलो नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। आज मेरे साथ में है समाधान अभियान एनजीओ की मैनेजर दीपा शर्मा जी। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में मैम ज़्यादा मुझे नहीं पता है, तो आप अपना परिचय, आप एनजीओ में क्या कुछ आपके पास केस आती है, कैसे आप हैंडल करती हो, वो सारी चीज़ें आप मुझे बताइए। ओके, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते। नमस्ते मैम। मैं समाधान अभियान संस्था से हूँ, वहाँ पर मैं एज अ प्रबंधक कार्यरत हूँ। 2023 में मैंने समाधान अभियान संस्था को ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं एक हाउस वाइफ थी। तो बस ऐसे ही सडनली मैम का नंबर मुझे मिला कहीं से, तो मैं मैम को कंटिन्यू अपने भेजती रहती थी। मैंने कहा मैम आप मुझे बताइए। तो उस टाइम पे मैम शायद बहुत व्यस्त थी, तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन सडनली मैंने मैम को फ़ोन किया, तो उस दिन उन्होंने मुझे बोला कि तुम सिर्फ आधे घंटे का समय है तुम्हारे पास में, फटाफट आओ तो हम देखें। जिस टाइम पे मैं मैम के पास गई, उस समय पे आधे घंटे के अंदर मैंने अपनी मेट्रो पकड़ी और फटाफट मैम के पास ऑफिस पहुंची। वहां जाकर फिर मैम से मिली, देन फिर मैंने अपना इंटरव्यू दिया। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर मैं जुड़ी समाधान अभियान संस्था से और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ मुझे सीखने को मिली। 2023 में ही मैं एज अ सपोर्ट पर्सन CWC में नियुक्त हुई थी। और उसके बाद फिर 2024 में प्रॉपर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आई थी कि हर ज़िले में सपोर्ट पर्सन होने चाहिए पॉक्सो केसेस के लिए, क्योंकि ये केसेस जो होते हैं बहुत सेंसिटिव केसेस होते हैं। तो इन्हें सिर्फ हम लीगल बेस पे हैंडल नहीं कर सकते। कई बार बच्चे को उसके दिमाग पर इतना ट्रॉमा होता है कि वो अपनी चीज़ों को ठीक से बता नहीं पाता है। तो 2024 से मैंने जब CWC से जुड़ी हूँ गाज़ियाबाद में, वहाँ से मुझे केसेस मिलने शुरू हुए और ज़्यादातर पॉक्सो के केसेस ही मेरे पास आते हैं। और बहुत सारे जो सेंसिटिव केसेस हैं, पॉक्सो के कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये कह लीजिए कि बच्चे के साथ में अपराध होने की संभावना थी, तो वो केसेस भी होते हैं। लेकिन मेरे पास जो केसेस आते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिनमें बच्चों के साथ में प्रॉपर उनका इस तरीके से अपराध हुआ होता है या बच्चे की कंडीशन बहुत सीरियस होती है। मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि ये केसेस इतने सेंसिटिव थे, लेकिन सच में बहुत डरावने भी होते हैं कई बार। एक केस मेरे पास इस तरह की सिचुएशन CWS का जो आपका केस था उसके बारे में ज़्यादा बारीकी से नहीं, लेकिन मोटा मोटा आप एक्सप्लेन करिए हमारे दर्शकों के लिए। न्यायपीठ बाल कल्याण समिति गाज़ियाबाद से हमें एक केस मिला। GP भद्रदास वहाँ के अध्यक्ष हैं, श्री GP भद्रदास जी। उन्होंने सर ने एक केस में मुझे मतलब समाधान अभियान संस्था का नाम लिख के डाला और उन्होंने फ़ोन करके बताया कि एक केस है मैम, बहुत सेंसिटिव है और बच्ची की बोलती बंद है। जिस टाइम पे हमने उस बच्ची को अटेंड किया था, उस टाइम पे उसे देखकर, क्योंकि मेरा फर्स्ट केस था ये समझिए, तो उसे देख के मेरे एकदम से अंदर से रूह कांप गई थी। उस बच्ची का पूरा गला यहाँ से नीला पड़ चुका था, उसके गालों में स्वेलिंग थी, उसके होंठ सूजे हुए थे और उस बच्ची ने कुछ खाया पिया नहीं था। 13-14 साल की बच्ची की उम्र लगभग रही होगी। कुछ खाया पिया नहीं था और उस बच्ची को काफ़ी लंबे समय, हमारी संस्था को 2 से 3 महीने लगे उस बच्ची को प्रॉपर नॉर्मल करने में, रिकवर करने में। उसका पूरा मतलब ये समझिए कि पूरा उसका ENT का चेकअप वगैरह हुआ था, उसमें निकल कर आया था कि उस बच्ची के मुंह में केमिकल डालकर उसका रेप हुआ था। एक बहुत सीरियस कंडीशन थी। तो उस तरीके की और भी बहुत सारे केसेस हैं। जैसे अभी रिसेंट में ही हमने एक केस को हैंडल किया है, उसमें उस बच्ची की पूरा प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कराने में मुझे लगभग 10 से 15 दिन लगे और एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भी जाना पड़ा।
इस तरीके के केसों में आपको किन किन गवर्नमेंट विभागों से परमिशन लेनी होती है? सबसे पहले तो हमें CWC से ही परमिशन लेनी होती है कि उस केस में जैसे हमें वो सपोर्ट पर्सन का एक प्रॉपर लेटर मिलता है उस केस में कि इस केस में आप एज अ सपोर्ट पर्सन नियुक्त हुए हैं, अब आपको आगे की कार्रवाई आपको करनी है। देन फिर हम चेयरमैन सर से उस पर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके का बच्चे की कंडीशन है, फिर फैमिली से मिलकर उसका होम विजिट करते हैं, वहाँ का पूरा सराउंडिंग देखते हैं कि बच्चे को किसी तरीके का जान का खतरा तो नहीं है, किसी तरीके की कोई और समस्या तो नहीं है, फैमिली किसी दबाव में नहीं है। और इन केस अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो फिर हम पुलिस विभाग से संपर्क करके फैमिली को पूरा प्रॉपर प्रोटेक्शन दिलवाते हैं कि उन्हें किसी तरीके की कोई धमकी भरे मैसेज या कुछ जो अभियुक्त की फैमिली उधर से तो नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा बच्ची को हमें मेडिकल का सपोर्ट दिलवाना पड़ता है। इसके लिए हमें जिला चिकित्सा अधिकारी जो हैं CMO गाजियाबाद में इनसे मदद लेनी पड़ती है, इनके विभाग से पूरे से कोऑर्डिनेशन रहता है हमारा। साथ ही हम बाल संरक्षण इकाई गाजियाबाद में DPO ऑफिस है, वहाँ से हम बच्चे को गवर्नमेंट की सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट उसको मिलनी है या फिर एजुकेशनल सपोर्ट दिलवानी है। इसके साथ साथ बच्ची को अगर हमें स्कूल में कुछ केसेस में ऐसा भी है कि बच्चों को हमें स्कूल में एडमिशन कराना है तो हम फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट से बेसिक शिक्षा अधिकारी DIS सर से परमिशन कराते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक से। और इस तरीके से गाजियाबाद के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी चेन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक बच्चे के प्रॉपर रिहैबिलिटेशन में ज़रूरी है कि हम सब विभागों को जोड़ के और तब उस बच्चे को सुरक्षित करें। साथ ही हमारा जो है यहाँ पे हम गाजियाबाद की जो हमारी ये न्यायिक यूनिट है, इसमें से हमारे जो गवर्नमेंट अधिवक्ता हैं इनसे हमारा सब कनेक्शन रहता है ताकि बच्चे को न्यायिक प्रक्रिया में कोई समस्या ना आए, न्यायालय से उसको किसी तरीके का मतलब बच्चे को सपोर्ट मिलता रहे रेगुलर। और या फिर जिस टाइम पे बच्चे के एविडेंस वगैरह होते हैं, उसके बयान कराने होते हैं, तो उस टाइम पे हम पूरा बच्चे को एज अ सपोर्ट पर्सन हम वहाँ पर उपस्थित रहते हैं ताकि बच्चा डरे ना उस पूरे मतलब एटमॉस्फेयर को देख के, पूरी परिस्थिति को देख के, और वो बिल्कुल नॉर्मल होके अपना। अभी तक आप कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनको आप न्याय दिला चुकी हैं? लगभग क्योंकि पॉक्सो के केसेस में प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाता है। कई बार क्या होता है तो मतलब जैसे बच्चा तबीयत ख़राब है, नहीं आ पा रहा है, या फिर किसी तरीके से छुट्टी हो गई है, या फिर अभियुक्त का लॉयर उपस्थित नहीं है, तो उसमें प्रोसीजर काफ़ी लंबा जाता है। लेकिन फिर भी अभी बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमने करीब 350 से ज़्यादा बच्चों का रिहैबिलिटेशन किया है और कुछ का चल रहा है। लड़कियों के अलावा लड़कों का कोई केस आया है आपके पास में बच्चे का? केस तो बच्चे डायरेक्टली, जैसे हम क्या, हमारी पॉक्सो के अवेयरनेस सेशन चलते हैं, तो जब हम स्कूलों में जाते हैं तो बच्चे डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से पूछ लेते हैं, तो उस समय पे हमें पता चल जाता है कि हाँ किसी बच्चे के साथ इस तरह की कोई समस्या हुई है। लेकिन डायरेक्टली केस अभी लड़कों का न हमारे पास नहीं आया है, ऐसा लड़कियों के ही ज़्यादा केसेस आते हैं। लेकिन रेशियो जो मैम ने जैसे आंकड़े बताए हैं वो बिल्कुल रियल हैं, लेकिन लड़के जैसे मैम ने बताया कि लड़के रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न हम खुद भी हैं अपनी सोसाइटी में। और क्योंकि हम जब अपने बच्चे को पालते हैं तो हम बच्चे को कहते ज़रूर हैं कि हम दोनों को सेम तरीके से पाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हम अपनी लड़की को बहुत केयर और प्रोटेक्शन के साथ पालते हैं, हमें हमेशा रहता है कि कहाँ गई है, कैसी है, ठीक है नहीं है। कई बार लड़की अगर उदास भी है तब भी हम उससे बहुत सारे सवाल पूछ लेते हैं। वहीं अगर एक लड़का उदास है या फिर वो अपने फ्रेंड के साथ जा रहा है, कहीं जा रहा है, हम कभी उससे नहीं पूछते, सीरियस नहीं लेती, मजाक में चल जल्दी आ जा। उतना केयर प्रोटेक्शन हम अपने लड़के को नहीं देते जितना अपनी लड़की को देते हैं। तो वहीं बचपन से जब हम अपने लड़के को बड़ा कर रहे होते हैं तो उसको सिखाते हैं कि तुम तो आगे जाके परिवार को तुम्हें चलाना है। और एक्चुअल में इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि परिवार में हेड एक ही होगा, अगर दोनों ही हेड बनेंगे तो परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बचपन से ही बच्चे को ये चीज़ सिखा देना कि तुम परिवार तुम्हें चलाना है, तुम थोड़ा ताकतवर बनो, मजबूत बनो, ऐसे में उस लड़के के साथ अगर कोई अपराध होता है तो वो नहीं बताएगा, ये सोच के कि अगर मैंने बताया तो हो सकता है कोई मुझे मजबूत ना समझे, कमज़ोरी की निशानी माने जाए मेरी। हाँ। ये चीज़ एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लड़कों की जो रिपोर्टिंग है वो बहुत कम है। दूसरा, कोई विश्वास नहीं करता इस चीज़ पे। लोगों को अभी भी ये चीज़ है कि लड़कों का रेप कैसे हो सकता है।
अभी भी जनता में जो है वो जागरूकता की बहुत कमी है। इसी को लेके हमारा यहाँ पर चुप्पी तोड़ हल्ला बोलिए अभियान चल रहा है, जो हम इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड कंपनी के सहयोग से चला रहे हैं, जहाँ से हमें CSR फंड मिला है। तो इस अभियान के तहत हम बच्चों को आवाज़ उठानी सिखाते हैं कि उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी है और जो गलत है उसी के खिलाफ आवाज़ उठानी है। तो ये जो हमारी मुहिम है, इसमें अभी तक हमने लगभग 8.5 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने इस पर अवेयर किया है इस मुहिम के तहत। और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा भी है हमारे लिए, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही हम अवेयर करते हैं। जो हमारा जो कंटेंट है वो अकॉर्डिंग टू एज है, एज अप्रोप्रिएट है। हम सबको एक जैसा नहीं बताते कि हमने वही चीज़ बच्चे को दी और वही जानकारी हमने पेरेंट्स को दी। हमारा क्लास 1 to 5 का अलग कंटेंट है, 6 to 8 का हमारा अलग मॉड्यूल है, 9 to 12 का हमारा अलग है उनकी एज के अकॉर्डिंग। साथ ही पेरेंट्स का हमारा अलग मॉड्यूल है, सपोर्ट स्टाफ के लिए अलग है, टीचर्स के लिए अलग है, वहीं पुलिस स्टाफ के लिए अलग है, और सोसाइटी के जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं पॉक्सो में उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उनके क्या रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उसका हमारा अलग मॉडल। मैम अक्सर केस निकल के ये भी आती है कि जो लड़कियां होती हैं वो अपने घर में ही सेफ नहीं है, उनके साथ में कोई ना छिड़खानी अपने घर में ही हो जाती है। तो इन ऐसे जब केस आते हैं तो उनको कैसे आप मैनेज करती हो? सबसे पहले तो हम अवेयरनेस के माध्यम से ही करते हैं। बच्चे को हम इस तरीके से कुछ चीज़ें कुछ डिफरेंस ऐसे बताते हैं जिससे वो पहचान सकती हैं कि कौन घर में है जो उनके ऊपर इस तरीके से उनकी सेक्सुअल अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसका इस तरीके का कोई इरादा है। इसमें हमारा एक अपराधी को पहचानने का एक हमने जो हम अपनी वर्कशॉप में कवर करते हैं वो एक पूरा मॉड्यूल है। उसमें साथ में हम ये भी कवर करते हैं कि अपराधी को कैसे पहचाने। तो जैसे अब्यूज़र क्या करता है, वो सबसे पहले बच्चे को तैयार करता है। वो एकदम से कोई भी व्यक्ति किसी के साथ आके रेप नहीं करके जाता, उसमें वो पहले बच्चे को तैयार करेगा। तैयार कैसे करेगा? जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को किसी चीज़ से कोई परेशानी है, तो अक्सर मम्मियाँ मना कर देती हैं, बेटा इस चीज़ को नहीं खाना, ये तुम्हें नुकसान करेंगी। और कई बार कुछ बच्चियाँ जो होती हैं वो जैसे टीनेजर एज में जो बच्चियां होती हैं उन्हें अक्सर कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, तो अब्यूज़र क्या करेगा, उन बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आता है। या फिर जो बच्चे ज़्यादा खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, अपनी साइड करने की कोशिश करते हैं हर एंगल से, तो इस तरीके से अब्यूज़र उन बच्चों को ज़्यादा टारगेट करते हैं जिनका स्वभाव शांत होता है। लेकिन मैम जैसे कि अगर कोई केस आया है और सामने वाला जिसने रेप किया है सारी चीज़ें क्लियर है और पुलिस केस चल रहा है, लेकिन सामने वाले को पता है कि ये मेरा केस कोर्ट में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी धमकियाँ मिलती होंगी? बिल्कुल मैम, मुझे तो बहुत बार मिली हैं। एक केस में मैं डिटेल नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन उस केस में मैंने करीब 4 से 5 बार तो जिला स्तर पे उसकी बेल रिजेक्ट कराई, और उसके बाद में मैंने हाई कोर्ट से उस बंदे को बेल नहीं मिलने दी। तो उसकी जो फैमिली थी, पता नहीं कहाँ से उसको मेरा नंबर मिला, आई डोंट नो, लेकिन उसकी फैमिली की तरफ से कोई व्यक्ति था जिसने मुझे रात को करीब 11:30 बजे के आसपास फ़ोन करके कहा कि मैडम ऐसा है, समझौता तो करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगी तो फिर तुम देख लो आगे तुम्हें क्या भुगतना है। तो वो चीज़ जब मैंने सुनी, पहले थोड़ा नर्वस हुई क्योंकि मेरे खुद के एक छोटी बेटी है, और अगर मैं अपने हस्बैंड को बता देती इस चीज़ को तो शायद मेरे हस्बैंड मुझे इस फील्ड में आने नहीं देते। एक नॉर्मल सबको रहता ही है। अभी तक तो मेरे को मेरी फैमिली को यही पता है मैं समाज सेवा करती हूँ, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इस तरह की सिचुएशन भी मेरे सामने आती हैं। देन फिर मुझे अदर धमकियाँ मिली कि हम तुम्हारे ऊपर झूठे केस लगवा देंगे कि तुम ये करती हो, ऐसे करती हो, वैसे करती हो। देन उन सब चीज़ों को मैंने निगलेक्ट करते हुए उस अपराधी के भाई के अगेंस्ट ही मैंने FIR कराई, और उसके बाद उसके फ़ोन वोन मेरे पास आने बंद हो गए। पुलिस का क्योंकि हम पुलिस विभाग में के साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं, साहिबाबाद थाने में हमारा चाइल्ड फ्रेंडली सेंटर है, तो पुलिस का हमें बहुत सपोर्ट रहता है इस चीज़ में। हम कभी भी हम फ़ोन करके कहते हैं कि सर ये समस्या है, तो वो तुरंत एक्टिव होते हैं और तुरंत मेरी समस्या का समाधान होता है वहाँ से। तो पुलिस का सपोर्ट मिलता है, तो इस वजह से थोड़ा सा रहता है। दूसरा, जितने भी अभियुक्त होते हैं या उनकी फैमिली होती हैं, सबको पता होता है कि CWC से है, तो इतनी आसानी से फिर कोई मुझे नहीं कर पाता। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लोगों का रहा था, पर हाँ जान का खतरा है, पर बच्चों को बचाना है, बच्चों को बचाना है। हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले तो माता पिता को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम एक अपने जीवन में 2 चीज़ें आजकल, क्योंकि हमारा जो आज की दिनचर्या है या आज का हमारा जो जीवन चल रहा है उसमें हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए समय निकालना बंद कर दिया है।
या फिर कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारा बच्चा सुबह को स्कूल जा रहा है या स्कूल आ रहा है, स्कूल से थक के आ रहा है, तो हम उसको खाना दे देते हैं परोस के, और उसके बाद में हम खुद थके होते हैं दिन भर के काम करके, तो हम उसको भी बोलते हैं तू भी आराम करो और हम भी आराम करें, लेकिन हम उसमें बीच में टाइम मिस कर जाते हैं बात करने का उससे। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले सुबह को जब भी जाएं, बच्चा स्कूल जाए, उसे एक प्यार से गले लगा कर भेजिए। दूसरा, दोपहर में जब बच्चा वापस स्कूल से घर आता है तो उसको प्यार से गले लगाइए, उसके बाद उसको खाना दीजिए, उसके पास 2 मिनट के लिए बैठिए और फिर उससे 3 सवाल आप ज़रूर कीजिए। आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, क्या चीज़ थी जो तुम्हें अच्छी लगी और क्या चीज़ थी जो तुम्हें अच्छी नहीं लगी। साथ ही स्टडीज़ ये कहती हैं कि जब माँ अपने बच्चे को नहलाती है, वो टाइम बड़ा बेस्ट रहता है उस बच्चे से बात करने के लिए। बच्चा, वैसे भी बच्चे बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ बनाते हैं, आपको मालूम भी है इस चीज़ का। तो अगर आप बच्चे से कहानियों के थ्रू बात करना शुरू करेंगे, वो टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब बच्चा रात में बिस्तर में सोने के लिए जाता है, वो समय आप यूज़ कर सकते हो बच्चे से बात करने के लिए। तो पेरेंट्स से मेरा यही है, ना तो बच्चे के ऊपर आप ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्डर चलाइए, उसको रूल्स रेगुलेशन सिखाइए, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा ओवर फ्रेंडली होने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चे के फ्रेंड हैं, हमने उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है। बल्कि हमें करना क्या है, हमें बच्चे से बातचीत करनी है, उसके साथ में अपना संवाद का जो हमारा स्तर है वो बना के रखना है। और मुझे विश्वास है कि अगर हम इस प्रैक्टिस को डेली फॉलो करेंगे तो इस तरीके की समस्याएं कम होंगी और बच्चे माँ बाप से जुड़ पाएंगे। तो यही मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चे से जुड़ना शुरू कीजिए, उनसे बात कीजिए, और कभी भी इस तरीके के अगर कोई संकेत मिलते हैं या बच्चा आपको कुछ बताने की कोशिश करता है तो उस चीज़ को निगलेक्ट ना करें, अनदेखा ना करें, अनसुना ना करें, बल्कि उस पर एक बार थोड़ा सा बात करने की ज़रूरत है बच्चे से, अगर बच्चा कुछ बता रहा है आपको तो। बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे के भविष्य को सुरक्षित रखना है तो समाज की परवाह किए बिना सामने आना होगा और अपने बच्चे के लिए खड़ा होना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू सर।